हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिज्म के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले आई होप 2 लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। इसमें हम लोग आज देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसको एच द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई फील्ड है, जैसे कोई एम वेबर का पोल स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कोई एम वेबर का पोल स्ट्रेंथ है, तो इस पोल के कारण इसके आसपास में कुछ फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे मान लेते हैं कि इसके आसपास में यहाँ पे ये फील्ड जनरेट हो रहा है, इसके चारों तरफ फील्ड जनरेट होगा ना। एम वेबर का कोई पोल स्ट्रेंथ है तो इसके कारण ये फील्ड जनरेट हो रहा है। तो हमको यहाँ पे निकालना है, या किसी पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमको निकालना है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमको निकालना है स्ट्रेंथ की, फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या बोलता है कि ये जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये बोलता है कि यहाँ पे क्या कीजिए कि यूनिट नॉर्थ पोल को ला करके रख दीजिए, और यूनिट नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स लगेगा इस पे, यूनिट नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स लगेगा वही वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, वही वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी उस पॉइंट पर यूनिट नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स लगेगा वही उस बिंदु का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो मान लेते हैं हमको यहाँ पे निकालना है फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए यहाँ पे निकालना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं डी, दोनों के बीच की दूरी डी है। तो अगर हम फोर्स यहाँ से निकालना चाहें तो फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एम गुने 1/d²। यहाँ पे m1 इंटू m2/d², ये फोर्स का फार्मूला होता है। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर, m1 की जगह पर m और m2 की जगह पर 1, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको d²। ये फोर्स का वैल्यू आ गया। अब डिफिनेशन से क्या बोलता है कि यूनिट नॉर्थ पोल, यहाँ पे 1 वेबर का नॉर्थ पोल है, तो यूनिट नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स लगेगा वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आएगा उस बिंदु पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये फोर्स आया है इसी को हम बोल देंगे कि इस बिंदु का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे मान लेते हैं कि m1 पोल स्ट्रेंथ का, यहाँ पे अब मान लेते हैं कि m1 पोल स्ट्रेंथ का कोई पोल था। तो हम यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल न ला करके हम m पोल स्ट्रेंथ का कोई नॉर्थ पोल लाएं। तो m पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल लाएं, m वेबर का पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल लाएं, तो उसके कारण मान लेते हैं कि F फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। तो अगर हम एक वेबर पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल लाते तो कितना फोर्स लगता, F/m। और डिफिनेशन से हम लोग ये जानते हैं कि यूनिट नॉर्थ पोल के कारण, यानी 1 वेबर पोल स्ट्रेंथ वाला नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स लगेगा वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहलाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से H = F/m। तो H का 2 फार्मूला निकल के आया, एक ये और एक ये। यहाँ से देखिए तो H का हम यूनिट लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन पर वेबर, m यानी पोल स्ट्रेंथ का यूनिट वेबर। तो यहाँ से इसका यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर वेबर। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या बोलता है कि अगर किसी बिंदु पे, जैसे
ये कोई पोल स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे रखा हुआ था, एक पोल रखा हुआ है जिसका पोल स्ट्रेंथ m1 वेबर है। तो और इसका मतलब इसके चारों ओर कुछ फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक इसका फील्ड है। तो इस फील्ड के अंदर में कोई अगर हम दूसरा पोल ला लेंगे तो उसके कारण फोर्स लगेगा। तो हमको अगर इसके अंदर में किसी भी बिंदु पे हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यूनिट पोल स्ट्रेंथ का, यानी वैसा पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 वेबर हो, यूनिट पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल लाएंगे और रख देंगे। जिस बिंदु पे हमको निकालना है उस बिंदु पे उसको रख देंगे। तो उसको रखने के कारण कुछ फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है। तो फील्ड में जब उसको रखेंगे तो कुछ फोर्स लगेगा। तो यूनिट पोल को रखेंगे तो जो फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। उसको ड्राइव किए हैं तो एक फार्मूला ये निकल के आया, दूसरा फार्मूला ये निकल के आया। इसमें देखिए एम वेबर, हम यूनिट नॉर्थ पोल ना रख करके हम एम वेबर का पोल रखें तो कुछ फोर्स एफ लग रहा है। तो वही हम अगर 1 वेबर रखते तो कितना फोर्स लगता है, एफ वाई एम। तो और 1 वेबर के कारण जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं एच इज इक्वल टू एफ वाई एम। दोनों फार्मूला ध्यान में रखिएगा। इसको यहाँ से भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं। यहाँ से देखिए एच जो आया है, इस फार्मूला को हम यहाँ से भी ला सकते हैं। जैसे देखिए एच जो आया है, वो एच जो आया है यहाँ पे, उसको बोल सकते हैं कि 1 वेबर के कारण जो फोर्स लग रहा है, जो एच है, 1 वेबर के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, एक वेबर के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम एच बोल रहे हैं। एच यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं। तो वही अगर एम वेबर रहता तो एम वेबर के कारण फोर्स कितना लगता, एम वेबर के कारण फोर्स कितना लगता, एम इंटू एच। यहाँ से देखिए तो एम वेबर के कारण फोर्स कितना लग रहा है, एम इंटू एच। यानी यहाँ से बोल सकते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू एच। यहाँ से भी लिख सकते हैं एच इक्वल टू एफ वाई एम। सेम फार्मूला आ गया ना, ये वाला सेम फार्मूला आ गया ना। एक बार फिर से सुन लीजिए। यूनिट नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट को का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। द फोर्स एक्टिंग on unit north pole is called magnetic field intensity. The force acting on unit north pole is called magnetic field intensity. अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जितना अधिक होगा, जैसे कोई सोर्स मैग्नेटिक सोर्स है तो उसके कारण जितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जितना कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा उतना कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पूरी तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलता है कि ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी मैग्नेटिक सोर्स के द्वारा जो जनरेट होता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो जनरेट होता है किसी मैग्नेटिक सोर्स के द्वारा उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ force produced by magnetic source is called magnetic flux। इसको फाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट वेबर होता है। इसको फाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट वेबर होता है।
क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक सोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक सोर्स क्या होता है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक सोर्स जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसको इलेक्ट्रिक सोर्स बोलते हैं, उसी तरह से जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट करता है उसी को मैग्नेटिक सोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक सोर्स आपका परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है और साथ ही साथ करंट कैरिंग कॉइल या टेम्पररी मैग्नेट भी हो सकता है। टेम्पररी मैग्नेट के बारे में आगे देखेंगे, फिलहाल इतना जानिए कि मैग्नेटिक सोर्स परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है और टेम्पररी मैग्नेट भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, मतलब जो पूरा मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस करेगा कोई मैग्नेटिक सोर्स, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देंगे। इसका यूनिट वेबर होता है, एक वेबर बराबर 10⁸ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन होता है। 10⁸ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स होता है 1 वेबर बराबर, इसको फाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या कहता है कि यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली जो फ्लक्स पास होगा उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो इसके यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो इसके यूनिट एरिया से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल देंगे। तो इसको अगर मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको अगर मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, B = 5/A पर यूनिट एरिया, तो 5/A लिख देंगे। यूनिट एरिया यानी 1/A, जहाँ भी जैसे रहता है यूनिट टाइम तो 1/T लिख देते हैं, यूनिट वॉल्यूम यानी 1/V लिख दें, या यूनिट एरिया है यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, तो एरिया नीचे आएगा यानी एरिया से डिवाइड कर देंगे। क्या बोलता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये बोलता है कि कोई कॉइल है तो उसको लंबवत, यानी अगर ये कॉइल है, जैसे ये कॉइल है तो इसको लंबवत, ऐसे है तो इसको लंबवत पर यूनिट एरिया से यानी एकांक क्षेत्रफल से, यानी 1 मीटर स्क्वायर से या 1 वर्ग मीटर से जो फ्लक्स पास होता है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। यानी फ्लक्स पासिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स पासिंग परपेंडिकुलरली या नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। हम लोग देखते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसको में हम लोग क्या किया है, कॉइल को रख दिए हैं, तो कॉइल को रख दिए हैं तो उसके कारण कॉइल से होकर के कितना फ्लक्स पास होता है उसको अब हम लोग देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या ले रहे हैं, जैसे मान रहे हैं कि ये फ्लक्स डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसका फ्लक्स डेंसिटी B है, तो इसको हम लोग क्या किए कि कोई कॉइल को ला करके इसके परपेंडिकुलर रख दिए। पहला कंडीशन, कॉइल परपेंडिकुलर टू फील्ड। पहला कंडीशन में क्या किया कि कॉइल को परपेंडिकुलर ही रख दिए, जैसे क्या किया, कॉइल को परपेंडिकुलर रख दिए। जैसे इस तरफ फील्ड का डायरेक्शन था और कॉइल को इस तरफ रख दिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में टोटल का टोटल फ्लक्स से जितना ही फ्लक्स जाएगा सब इससे लिंक होते हुए क्रॉस करते हुए पास करेगा, यानी मैं इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देखे थे, B = 5/A, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, phi = BA, और क्या होगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो जाएगा, B × A। अब दूसरा कंडीशन हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि फ्लक्स को पैरेलल रख दिए, कॉइल को पैरेलल रख दिए फील्ड के,
जैसे ये फील्ड है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में हम लोग इस तरह से कॉइल को रख दिए हैं। जैसे इस तरह से फील्ड जा रहा था और कॉइल को कुछ इस तरह से रख दिए हैं। अगर फील्ड इस तरह से आ रहा तो हम लोग कॉइल को ऐसे रख दिए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कॉइल ऐसे जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा, यानी मिनिमम से मिनिमम फ्लक्स कॉइल से होकर के पास करेगा, यानी कॉइल को लिंक करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई मीन, और वो लगभग जीरो फ्लक्स इससे होकर के पास करेगा। सब लगभग कुछ ऊपर से कुछ नीचे से पार हो जाएगा। जैसे इस तरह से जाएगा तो मिनिमम और लगभग वो जीरो के बराबर, लगभग ना के बराबर फ्लक्स कॉइल से लिंक करेगा या कॉइल से होकर के पास करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स मिनिमम होगा और फाई मीन कितना हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा कंडीशन में क्या करते हैं कि कॉइल कुछ एंगल पर रख देते हैं। फील्ड से कुछ एंगल पर रख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये फील्ड का डायरेक्शन था और कॉइल को हम लोग इस डायरेक्शन में रख दिए। तो कॉइल का ये एरिया है, तो कॉइल का एरिया का दो कंपोनेंट होगा। मान लेते हैं कि फील्ड से थीटा डिग्री पर इसको रख दिए, तो एरिया का दो कंपोनेंट हो जाएगा। नीचे हो जाएगा एक कॉस थीटा हो जाएगा, और एक इधर हो जाएगा ए साइन थीटा, यहाँ पे ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये एरिया दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक कॉस थीटा हो जाएगा और एक ए साइन थीटा हो जाएगा। ये एक कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए तो एक कॉस थीटा का कारण, एक कॉस थीटा फील्ड के पैरेलल हो गया। एक कॉस थीटा जैसे इस तरह से फील्ड जा रहा था, तो उसके पैरेलल हो गया एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। लेकिन ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी ए साइन थीटा का कंपोनेंट है, इसी के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल से। तो इस कंडीशन में फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए साइन थीटा, और एक कॉस थीटा का कारण तो मिनिमम यानी लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग अगर देखना चाहें कि अगर फाई मैक्सिमम कब होगा, फाई मैक्सिमम तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा यानी परपेंडिकुलरली हो जाएगा। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई इक्वल टू बी हो जाएगा, जो कि पहला कंडीशन में देखे थे। पहला कंडीशन में कितना आया था, फाई इक्वल टू बी ए आया था। दूसरा कंडीशन में क्या आया था, दूसरा कंडीशन में पैरेलल रखे थे। पहला कंडीशन में क्या रखे थे, परपेंडिकुलर रखे थे। दूसरा कंडीशन में क्या किए थे, पैरेलल रखे थे। तो इस कंडीशन में फाई इक्वल टू क्या हो गया था, जीरो आ गया था। देखिए तो फाई इक्वल टू फाई मीन जीरो हो गया था, यहाँ फाई मैक्स आया था, फाई मीन। देखिए तो फाई मीन कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और जब थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा यानी फील्ड और कॉइल के बीच जीरो डिग्री बनेगा, यानी इस डायरेक्शन में फील्ड है और कॉइल को भी उसी तरह से रख देंगे, यानी पैरेलल रख देंगे, तो थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जा रहा है यानी पैरेलल रख दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी फाई जीरो आ रहा है। यानी यहाँ से ये तीसरा वाला से थीटा डिग्री पर रख रहे हैं तो ये इतना आ रहा है, तो तीसरा वाला से ये दोनों प्रूफ भी हो जा रहा है, ये भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं परमेबिलिटी। तो क्या कहता है कि परमेबिलिटी बताता है कि फ्लक्स कितना आसानी से किसी मटेरियल से पास हो सकता है। यानी परमेबिलिटी क्या बतलाता है, ये कंडक्टिविटी बतलाता है किसी भी मटेरियल का। ये फ्लक्स के प्रति कंडक्टिविटी बतलाता है कि फ्लक्स कितना आसानी से पास हो सकता है। अगर मान लेते हैं जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखे थे कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या बतलाता था,
जिसका जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी रहता था उसमें करंट उतना आसानी से पास हो जाता था। तो इसी तरह से परमेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, परमेबिलिटी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कंडक्टिविटी शो करता है। यानी जिसका परमेबिलिटी जितना अधिक होगा उसका उससे होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही आसानी से पास होगा, और जिसका परमेबिलिटी कम होगा उससे फ्लक्स उतना आसानी से पास नहीं होगा। तो ठीक है, परमेबिलिटी तो समझ में आता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रति कंडक्टिविटी को शो करता है, लेकिन परमेबिलिटी एक आध रहता तो बहुत तरह के परमेबिलिटी रहता है। रिलेटिव परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ किसी मीडियम रखा देगा। तो इसको समझने से पहले भूल जाइए परमेबिलिटी को। सबसे पहले ये समझिए कि जैसे बोल रहा है कि कोई एक वस्तु बॉडी है, कोई बॉडी ए है, इसका मास क्या है 5 kg है। कोई एक बॉडी है जिसका मास क्या है 5 kg है। कोई एक और बॉडी है जिसका मास 10 kg है। अब हम बोल रहे हैं कि बी का जो मास है वो ए के मास के तुलना में दुगना है। यानी बोल रहे हैं कि बी का जो मास है ए से दुगना है। तो हम बोल रहे हैं कि ए का मास 5 kg है, बी का मास 10 kg है, और एक बोल रहे हैं कि बी का मास ए के तुलना में दुगना है, यानी ए से दुगना है। तो जो हम बता रहे हैं कि ए का मास 5 kg है और बी का मास 10 kg है, ये क्या है? ए इसका एब्सोल्यूट मास है, ये इसका एब्सोल्यूट मास है। यानी इसको बताने के लिए हम किसी का सहायता नहीं ले रहे हैं, ये अपने आप में पूर्ण है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि बी का मास ए से दुगना है, यानी ए का दुगना है, तो रिलेटिव है, यानी इससे तुलना करके, इसको रिफरेंस मान करके हम बता रहे हैं। तो हम बी का रिलेटिव मास कैसे निकाल रहे हैं? अगर हम बोले यहाँ पर बी का रिलेटिव मास यानी मास ऑफ बी, रिलेटिव मास बी का निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं? सबसे पहले रिलेटिव मास हम लोग दुगना कर रहे हैं, तो किस आधार पे कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग को एब्सोल्यूट मास, यानी दोनों का एब्सोल्यूट मास, बी का एब्सोल्यूट मास और ए का एब्सोल्यूट मास हम लोग को मालूम है। तो अब हमको बी का रिलेटिव मास निकालना है। रिलेटिव मास भी किसके तुलना में? ए की तुलना में। यानी यहाँ हम लोग रिफरेंस किसको ले रहे हैं? ए को रिफरेंस ले रहे हैं। इसको रिलेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एब्सोल्यूट मास ऑफ बी यानी एम बी बटा एब्सोल्यूट मास ऑफ ए। हम लोग क्या किए? रिलेटिव मास ऑफ बी निकालने के लिए रिलेटिव मास ऑफ बी निकालने के लिए क्या किए? बी के एब्सोल्यूट मास से, बी के एब्सोल्यूट मास में ए के एब्सोल्यूट मास से डिवाइड कर दिए। यानी जिसको रिफरेंस लेकर के या जिससे तुलना करके हम निकाल रहे थे उसको नीचे रखें। तो यहां से हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोग कर करके हम लोग कह सकते हैं कि बी का जो रिलेटिव मास है वो ए के तुलना में दुगना है। तो इसी तरह से कुछ परमेबिलिटी में होता है। लेकिन यहां हम लोग क्या किए कि बी के तुलना में निकालें। लेकिन परमेबिलिटी के केस में जब भी आप रिलेटिव परमेबिलिटी निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? रिफरेंस में हमेशा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम को रखते हैं। यानी इसको रखने देते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ रिलेटिव मास ऑफ बी निकाले थे, तो क्या किए? एब्सोल्यूट मास ऑफ बी और एब्सोल्यूट मास ऑफ ए, इसको डिवाइड दिए। अब हमको कोई मीडियम का निकालना है, इसे यहीं पे लिख देते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम निकालना है तो क्या करेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए 5 kg, बी 10 kg। इसके लिए इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से देखिए, सबसे पहले जिस मीडियम का हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को ऊपर रखेंगे, यानी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ
मीडियम बट्टा जिससे तुलना कर रहे हैं या जिसको रिफरेंस में रख रहे हैं। तो जब भी रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे तो रिफरेंस में हमेशा हम लोग क्या रखते हैं, एयर या वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यहां नीचे लिख देंगे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम ऑफ एयर। तो अगर इसको लिखना चाहें तो रिलेटिव परमिएबिलिटी को म्यू आर से दर्शाते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी को म्यू आर से दर्शाते हैं, और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम यानी कोई भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को म्यू से दर्शाते हैं, लेकिन एयर और वैक्यूम को छोड़कर, क्योंकि एयर और वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू नोट से दिखाते हैं। एक बार फिर से रिलेटिव परमिएबिलिटी, किसी मीडियम का हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम का आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी निकाल रहे हैं बटा में एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। इसको अगर इस फार्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें तो म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी किसी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी किसी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को आप दर्शा रहे हैं तो उसको म्यू से दर्शाएंगे, और वही एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आप एयर या वैक्यूम का दर्शा रहे हैं तो उसको म्यू नोट से दर्शाते हैं। म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। अब क्या, अब यहां से देखिए तो म्यू इक्वल टू यानी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नोट। और किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, अगर मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है तो उसके लिए एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जो एयर का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है वही होता है, यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नोट के बराबर होता है। फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल म्यू इक्वल टू म्यू नोट। तो यहाँ से बोल सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू नोट हो जाता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर इक्वल टू 1 होता है। देखिए ना, म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नोट, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो उसका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है वो म्यू नोट के बराबर होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि म्यू आर का वैल्यू 1 होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, या फिर साथ ही साथ यही बोल सकते हैं कि म्यू आर का वैल्यू 1 होता है एयर और वैक्यूम के लिए भी, क्योंकि उसमें भी तो म्यू इक्वल टू म्यू नोट ही होता है उसके लिए भी। तो इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, एयर या वैक्यूम का आप रिलेटिव निकालिएगा तो उसका म्यू इक्वल टू म्यू नोट हो जाएगा, म्यू नोट बटा म्यू नोट 1 आ जाएगा। यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए या एयर या वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी आपका 1 आएगा। अब देखते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या बोलता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग एम द्वारा दिखाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी से दिखाते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट हम आप लोगों को बता चुके हैं पहला वीडियो में। मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, यही होता है मैग्नेटिक मोमेंट। और वॉल्यूम, जैसे मान लेते हैं ये क्षार चुंबक है तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जैसे मान लेते हैं ये क्षार चुंबक है, देखिए ये क्षार चुंबक है तो इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकालने के लिए अगर
ये लेंथ हमको पता हो और ये एरिया पता हो तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसका एरिया ए है, ये वाला एरिया ए है और ये मैग्नेटिक लेंथ ए है, तो इसका वॉल्यूम में हम बोल सकते हैं ए इंटू ए हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल होगा, एम बाई ए। शुरू फिर से देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या बोले, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, और वॉल्यूम क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो अब आई इक्वल टू क्या निकल के आया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। यहाँ से देखिए तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट वेबर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। आई इक्वल टू एम बाई ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगला टर्म आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम लोग चाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं चाई, CHI। इसको हम लोग चाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलता है कि ये रेशियो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का और मैग्नेटाइजिंग फोर्स का। यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलता है, एक से ये रेशियो है किसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है कि कोई मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। जैसे इसका वैल्यू हाई होगा, तो इसका वैल्यू हाई होने का क्या मतलब है, इसका वैल्यू हाई होगा यानी इसका वैल्यू लो होगा। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू हाई कब होगा, जब इसका वैल्यू लो होगा और इसका वैल्यू हाई होगा। ये दो कंडीशन में इसका वैल्यू हाई होगा। देखिए तो एच का वैल्यू लो हो रहा है, यानी कम फोर्स में ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो रहा है, यानी आसानी से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। तो क्या बोलता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कि इट इज अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों एक ही चीज है, इसको एक द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स दोनों का यूनिट सेम होता है, इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है ये यूनिट लेस होता है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और यही एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी इसमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन हम लिख देते हैं, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई। इसको ध्यान में रखिएगा। ये रिलेटिव परमिटिविटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसमें ये रिलेशन होता है। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू 1 प्लस चाई यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये रेशियो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स का। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल देख रहे हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरह का होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हम ये तीनों को एक साथ में देखेंगे जिसे समझने में आसानी होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए, अभी एक थोड़ा देर पहले फार्मूला लिखे थे।
इसका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो 1 से बहुत अधिक होता है, और पारामैग्नेटिक का म्यू आर का वैल्यू होता है जो 1 से थोड़ा अधिक होता है, और इसका म्यू आर का वैल्यू जो होता है वो 1 से थोड़ा कम होता है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, इसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 1 से बहुत अधिक है। जैसे अगर आयरन का ले लें तो आयरन का 8000 के करीब होता है, यानी एयर के तुलना में उससे 8000 गुना आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो जाएगा। मतलब कि क्या कह सकते हैं, एयर के तुलना में या इधरों की तुलना में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बहुत आसानी से फ्लक्स पास हो जाएगा। यानी इसको दूसरे शब्द में बोले तो यही बोल सकते हैं कि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो ये बहुत आसानी से, यानी बहुत आसानी से ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। और अगर पारामैग्नेटिक मटेरियल को ले जाएंगे तो ये आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होगा। और अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को ले जाएंगे तो ये मैग्नेटाइजेशन के को विरोध करेगा, यानी रिपेल करेगा। यानी इसको हम मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, उसका विरोध करेगा। तो अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे कि किसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अधिक होता है और किसका कम होता है। तो इसको याद करना बहुत सिंपल है। सभी में डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब में मैग्नेटिक है। देखिए सब में लिख लीजिए, पहला बार डाई, इसमें पारा, इसमें फेरो। देखिए तो ये 3 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है, ये 5 अक्षर का है, 3 4 5। सबसे छोटा है ये, उसके बाद उससे ही बड़ा है, उससे ही बड़ा है। यानी सबसे कम रिलेटिव प्रोबेबिलिटी किसका होगा, डाई का, उसके बाद उससे अधिक पारा का होगा और सबसे अधिक इसका होगा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब इससे मटेरियल से एक और क्वेश्चन पूछता है कि किसका ससेप्टिबिलिटी क्या है। तो देखिए तो हम लोग यहाँ लिखे हैं रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगा। देखिए तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी जुड़ने के बाद इसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 1 से घट जा रहा है। तो 1 से घटेगा कब, कब 1 से घटेगा, जब ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी इसमें नेगेटिव हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल का देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 से थोड़ा अधिक होता है। जैसे समथिंग 1.001 ऐसे करके कुछ होता है, इसका 1 से थोड़ा कम होता है, 0.998 कुछ इस तरह से होता है। तो इसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इसी के कुछ आसपास होता है, 1 से थोड़ा अधिक। तो इसका ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगा, देखिए पैरामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगा, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई। तो यहाँ से देखिए तो इसका वैल्यू जो होगा चाई का वो कितना आ जाएगा, इसमें 0 से बड़ा होगा, ये चाई 0 से बड़ा होगा चाई, लेकिन 1 से छोटा होगा, बट पॉजिटिव होगा। इसमें डाई में क्या देखे, नेगेटिव आ रहा था, डाई में क्या देखे, चाई का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, यानी ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। फेरो में देखेंगे तो ये 1 से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका अगर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जैसे 8000 हो रहा है या 50000 हो रहा है, परमोली को 50000 होता है, तो उस कंडीशन में उसमें से 1 घट ही जाएगा तो एक्सएम का वैल्यू भी बहुत अधिक होगा, यानी चाई का वैल्यू भी बहुत अधिक होगा। यहाँ चाई का वैल्यू क्या होगा, चाई का वैल्यू नेगेटिव आया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है कि किसका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, ये भी पूछ देता है किसका ससेप्टिबिलिटी, मतलब ये ज़्यादा करके पूछता है किसका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है तीनों में से। साथ ही साथ इसका कुछ फेमस एग्जाम्पल है, जैसे डायमैग्नेटिक का याद रखिएगा, सिल्वर, कॉपर। पैरामैग्नेटिक में याद रखिएगा एल्युमिनियम,
ऑक्सीजन और इसमें सल्फर आता है। फेरोमैग्नेटिक में तो आयरन निकल कोबाल्ट टाइप करता है। जनरली एग्जाम्पल से पूछता है तो इससे नहीं पूछता, ये तो हर कोई जानता है आयरन निकल कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक में आता है। जनरली अगर एग्जाम्पल से पूछता है तो या तो डाई से 4 को देता है ऑप्शन और पूछ देता है इसमें इनमें से कौन डाईमैग्नेटिक है या नहीं है, या इनमें से कौन फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिएगा। डाईमैग्नेटिक में सिल्वर, कॉपर और सल्फर, पैरामैग्नेटिक में अल्युमिनियम, ऑक्सीजन, जिंक। इसमें क्या करेगा, 4 को ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा। जनरली यही दोनों पूछता है, ये तो सफाई पहचाना जाता है, निकेल कोबाल्ट आयरन, या इसका एलॉय रहता है, तो इससे जनरली नहीं पूछता है, पूछता इसी से है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इनमें से कौन डाईमैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है, या पूछ देगा इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो इसको में डाईमैग्नेटिक में सिल्वर, कॉपर और सल्फर याद रखेगा, इसमें अल्युमिनियम और ऑक्सीजन और जिंक याद रहेगा। इसमें देखिए सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया, दोनों इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इसको याद बहुत आसानी से रख सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिल्वर और कॉपर दोनों इलेक्ट्रिक करंट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए सबसे खराब डाईमैग्नेटिक, यानी सबसे खराब है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे अच्छा है और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए सबसे खराब है। उसके बाद देखिए ये आ जाता है मीडियम में, अल्युमिनियम मीडियम में आ जाता है, और लोहा इस सब में देखा जाए, सिल्वर, कॉपर, अल्युमिनियम इस सब में देखा जाए तो लोहा सबसे लो क्वालिटी में आता है कंडक्टिविटी के मामले में, मतलब करंट कंडक्टिविटी के मामले में। लेकिन वही फ्लक्स के मामले में देखा जाए तो ये सबसे अच्छा हो जाता है। और अल्युमिनियम मीडियम रहता है, तो इसमें भी देखिए मीडियम रह रहा है। देखिए सिल्वर, कॉपर ये करंट के केस में बहुत अच्छा कंडक्टर था, लेकिन यहाँ देखिए फ्लक्स के केस में सबसे खराब, मतलब सबसे खराब ये हो जाता है, यानी ये इजिली मैग्नेटाइज नहीं होता है। इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो ये उसका विरोध करता है, रिपेल करता है। यहाँ से याद रख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। अगर तीनों को डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में अगर डिफाइन करने बोले तो क्या बोलेंगे, वो ऐसा मटेरियल जो बहुत इजीली, यानी बहुत आसानी से और इजीली बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी आसानी से भी और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्या बोलेंगे कि ये मतलब जो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता है, यानी इजीली मैग्नेटाइज नहीं होता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे कि इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो ये मैग्नेटाइजेशन का विरोध करता है, यानी रिपेल करता है। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिएगा, और साथ ही साथ सबका ससेप्टेबिलिटी ध्यान में रखिएगा। डाईमैग्नेटिक का नेगेटिव होता है, पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव होता है लेकिन 0-1 के बीच में होता है, फेरोमैग्नेटिक का 1 से बहुत अधिक हो जाता है। आगे चल के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी 2 भाग में बांट जाता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन उसको यहाँ नहीं बताएंगे, उसको जब बीच कर बताएंगे तो वहाँ बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।